हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम एक काम करते हैं। जो हमने सेक्टर शुरू किया था आज आर्ट्स एंड स्टेशनरी वाला, इसको पूरे को खत्म करते हैं। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी 3 कंपनी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम 3 कंपनी कवर करेंगे, इस पूरे के पूरे सेक्टर को खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज को, नवनीत एजुकेशन को और कैमलिन को। इन तीनों का देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्री के साथ। अगर हम देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, पहले तो एक चीज समझते हैं। टॉम्स इंडस्ट्री एक लौता ऐसा कंपनी है जो इस पूरे के पूरे सेक्टर में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखा पा रहा है। अगर हम बाकी कंपनियों के बारे में बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग की 3 कंपनियां करी थी जो पिछले वाले वीडियो में करी थी, किसी में 2% का ग्रोथ है, कोई ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। किसी में 4% का ग्रोथ है, इससे ज्यादा कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रहा। ये अपनी जो ग्रोथ है उसको लगातार सस्टेन करके चल रहा है। ये 20%, 22%, 25% के आसपास लगातार ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से ही हमेशा से एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी कमांड करके रखा हुआ है। तो अगर हम देखें, आज के दिन डॉम्स इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग 100 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे। पी मल्टीपल उसका 100 के लगभग का है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो ढंग के लेवल पे ग्रोथ लेके आ रहा है। अगर आप ग्रोथ लेके आओगे, आप मार्केट शेयर लगातार कैप्चर करोगे, आप इंडस्ट्री लीडर बन के निकलोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देगा, आपका शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखो, पिछले 1 साल में दूसरा कोई सा भी कंपनी नहीं है जो कोई भी कितने मतलब 5-10% के आसपास का भी ग्रोथ लेके आया हो। कोई कंपनी नहीं लेके आ पाया। तो उन सब की धुलाई पिटाई हुई और वन वे अहेड आपका डॉम्स इंडस्ट्री निकला। आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखो, ये लगातार ऊपर गया है। क्यों गया है? क्योंकि कंपनी लगातार परफॉर्म कर रहा है। तो हमें एक चीज समझना है कि जब तक आप ग्रोथ नहीं करोगे, आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं होगा, आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, आपका शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन नहीं होगा। तो एक चीज जो हमें देख के चलनी है वो है कंपनी का ग्रोथ। कंपनी का ग्रोथ इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो कंपनी कर सकती है वो एक ही चीज कर सकती है कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ग्रोथ लेके आए। अब इतनी कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं। नंबर्स देख लेते हैं। तो 18,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा रही है लगभग लगभग 20% पे। 19.7% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला। और अगर हम पार्ट ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 43% के आसपास का हमें पार्ट में ग्रोथ देखने को मिला। तो अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। और ये जेन्युइन ऑपरेटिंग लेवरेज है। जैसे लिंक के केस में ऐसे यहाँ पर कहानी नहीं है। लिंक में तो क्या हुआ था कि भाई आपका पिछले साल जो क्वार्टर 2 था उसमें मार्जिन कंप्रेशन हो गया था। आपका इबिटा मार्जिन नीचे चला गया था और अब आपने उसको उठा के वापस नॉर्मलाइज कर दिया। तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपका पार्ट का ग्रोथ इज हायर देन योर सेल्स का ग्रोथ। तो दैट इज नॉट करेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज। वो क्या हुआ था, एक छोटा सा पीरियड आएगा जिसमें आपका मार्जिन कम हुआ, अब आपका वही वो पीरियड चला गया तो आपका मार्जिन वापस एक्सपांड होकर नॉर्मलाइज हो गया। इसकी वजह से आपको पार्ट में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला, आपने अपने अंदर कोई बेहतरी नहीं करी, आपने कोई एडवांस टेक्निक्स नहीं अपनाई, अपने कलेक्शन आपने अपनी एफिशिएंसी नहीं सुधारी, आपने कुछ भी ऐसा अपने बलबूते नहीं किया। मतलब इस पार्ट के ग्रोथ में आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। वो सारा जो एनवायरनमेंट है वो सुधरा, इसकी वजह से आपका पार्ट में ज्यादा ग्रोथ आ गया। यहाँ पर जेन्युइन मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। यहाँ पर जेन्युइनली कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करी है, अपने पैरामीटर्स को इंप्रूव किया है। यहाँ पर इनका मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। तो इसलिए ये वाला ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है। ये चीज हम कंपेयर नहीं कर सकते विद द लाइक्स ऑफ लिंक। लिंक वाला नॉर्मलाइजेशन था, यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। इस चीज को हम अच्छा मानेंगे। तो 43% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ किया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं कि भाई आप अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप अपने सुपर स्टॉकेट्स बढ़ा रहे हो, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ा रहे हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट केटर करने की आप कोशिश कर रहे हो। इनका भी एक एक्सपोर्ट वाला डिविजन है। तो ये भी 6 कॉन्टिनेंट 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इनके एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिविजन के बारे में बात करें, तो 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक बिजनेस और रिमेनिंग 15% आता है हमारा एक्सपोर्ट वाले बिजनेस से। यहाँ पर ये चीज भी हमने समझ ली। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि भाई ये 20% ग्रोथ आ कैसे रहा है और ये लगातार कंपनी अच्छा कर कैसे पा रही है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल सा मैटर है। तो कंपनी एक्विजिशन करती है जिससे इनको थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलता है। काफी अच्छा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर रही। कंपनी 16-17% से ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, पर जो ऊपर का 2-3-4% होता है वो किसी ना किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है और वहां से ग्रोथ ले आती है। तो देखो, एक्विजिशन में क्या होता है। तो सपोज आपने आपका एक धंधा चल रहा है। सपोज आप महीने का 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो और आपके पड़ोस में एक और दुकान है जो 10 रुपए कमा रही है। तो अब आपने क्या किया, आपने अपने पड़ोसी वाली दुकान को खरीद लिया, आपने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो अब आपके बैलेंस शीट में आके वो जुड़ने लगा। तो आपका अगले ही क्वार्टर में क्या हुआ,
आपके 100 रुपए कमाई करने वाली 110 रुपए की कमाई होगी। तो आपको 10% इंक्रीज मिल गया, जबकि आपने कुछ एक्स्ट्रा तो किया ही नहीं। आपने अपनी दुकान में से तो वही 100 रुपए का सामान बेचा था, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी में ये होता है कि आपको लगातार एक्विजिशन करने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने जैसे Q2 FY 25 में एक्विजिशन कर लिया, तो अब ये Q2 FY 26 के बारे में हम बात करेंगे तो बेस नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस क्वार्टर में भी उस कंपनी की अर्निंग्स थी, अगले क्वार्टर में भी उस कंपनी की अर्निंग्स है, तो फिर आपको अपना ग्रोथ और ज्यादा लेके आना पड़ेगा, ऑर्गेनिकली और ज्यादा पेस पे ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो कोई दूसरा एक्विजिशन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाओगे। तो इस चीज का हमें ध्यान देके चलना है। तो इस साल की स्टार्टिंग में FY 25 की स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल के टाइम पे इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर किया था। इन्होंने एक्वायर किया था स्किडको करके एक ब्रांड है, उसको इन्होंने एक्वायर किया था, जो बैग्स बनाता है। तो स्कूल बैग्स बनाने का काम करता है वो, डफल बैग्स बनाने का काम करता है वो। तो उस कंपनी को एक्वायर किया था और वहां से अपना थोड़ा सा रेवेन्यू में बूस्ट लेके आए थे। अगर हम बात करें इस क्वार्टर में, इन्होंने एक हेल्थ केयर वाली कंपनी को एक्वायर किया। ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है, बट कंपनी ने एक्वायर किया और कंपनी इस वाले ब्रांड पे काफी ज्यादा बुलिश भी है और आगे इसको एक्सपांड भी करना चाह रही है और एक कंसिडरेट पोर्शन ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू भी बनाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें, कंपनी का नाम है यूनिक्लैन हेल्थ केयर। अब ये करता क्या है कंपनी, ये समझ लेते हैं। तो ये छोटे बच्चों के वाइप्स और डाइपर्स बनाने का काम करता है। तो इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। अब देखो, इनको कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है या इनका कभी भी प्रोडक्ट कैटेगरी इनसे ओवरलैप नहीं करता था इस कंपनी से, बट एक कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट में घुसे हैं और इसके ऊपर बुलिश हैं, तो अच्छी बात है। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी भी तरीके से ग्रोथ लेके आओ। आप चाहे पेन पेंसिल बेस की ग्रोथ लेके आओ, चाहे आप डाइपर बेस की ग्रोथ लेके आओ, हमें मतलब है ग्रोथ से। तो ग्रोथ अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर अभी करंट कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो करंटली तो ये रेवेन्यू का सिर्फ 3% के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बट आगे चल के ये बढ़ेगा अगर ये ढंग से स्केल कर पाए। वो ही हमें देखना है, वो ही हमें ट्रैक करना है कि ढंग से अगर सारी चीज चलती है तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू बन सकता है। तो ये लोग वाओ की पैकेजिंग के अंदर ये लोग अपना सारा का सारा सामान बेचेंगे। चलो जी, ये चीज भी हमने समझ ली। अब फाइनली हम समझ लेते हैं, वैल्यूएशन के बारे में हमने बात कर ली, हाँ ठीक है। तो अब फाइनली देख लेते हैं इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन किस तरीके से आता है कि भाई पेन पेंसिल बिजनेस से कितना आता है, B2B बिजनेस से कितना आता है, वो देख लेते हैं। तो 41% तो आता है हमारा प्योर एंड प्योर स्टेशनरी वाले सेगमेंट से, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को आप बेचते हो। तो अगर आप जाके आज डॉम्स का एक 10 रुपए का पेंसिल का पैकेट लिया है या 10 रुपए की आपने पेंसिल लिया है, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। 41% ऑफ द सेल यहीं से आता है। फिर 25% ऑफ द सेल आता है हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सेगमेंट से कि भाई आप क्रेयॉन खरीद लिया है, पेस्टल कलर्स लिया है, वाटर कलर्स लिया है। तो ये वाला है 25% ऑफ द सेगमेंट। 11% ऑफ द सेगमेंट आता है ऑफिस सप्लाई से। तो ये हो गया B2B। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, जो आपके पेन पेंसिल जा रही हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है 11% के आसपास का। 9% आता है किट्स एंड कॉम्बोज वाले सेगमेंट में से, और रिमेनिंग 14% आता है हमारा अदर सेगमेंट के प्रोडक्ट से। तो मतलब आपने ज्योमेट्री बॉक्स बेच दिया, ये बेच दिया, फलाना 10 तरीके की चीजें होती हैं, वो आपने बेच के लगभग लगभग जैसे आपका पेपर वाला सेगमेंट है, तो ये आपने इनकी नोटबुक वगैरह बेच के इन लोगों ने रिमेनिंग 14% के आसपास का सेगमेंट कमाया। तो चलिए, मोटा मोटी मोटा मोटी यही थी कहानी डॉम्स इंडस्ट्रीज के बारे में। अच्छा चलो, इससे ज्यादा हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो डॉम्स का खुद का ब्रांड है, जो डॉम्स जो ब्रांड नेम के अंदर कितना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये अदर ब्रांड का भी प्रोडक्ट बेचते हैं जो इनके अंडर नहीं आता, बस इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वगैरह हैं। तो अगर देखें तो ये जो डॉम्स खुद का ब्रांड का सेल है, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है और अब 84% के आसपास पहुंच गया है। तो फ्रॉम 88 का जंप टू 84, और ये जितना ज्यादा होता जाएगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो 84% के आसपास पे पहुंच गया। 84% आता है डॉम्स के ब्रांड नेम की सेल से और 16% आता है हमारा अदर ब्रांड से। ये चीज हमने समझ ली। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी डॉम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कंपनी के बारे में। हम बात कर लेते हैं नवनीत एजुकेशन के बारे में। अब ये थोड़ा सा अलग अलग सेगमेंट का कंपनी है, अलग कैटेगरी वाला कंपनी है, बट आता आता इसी से सेक्टर में, तो थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड ही। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 3,100 करोड़, 3,100 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब ये करता क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो इनके पास दो सेगमेंट है, तो इनको मेन सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनका वही हो गया स्टेशनरी वाला सेगमेंट। स्टेशनरी में पेपर स्टेशनरी, नॉन पेपर स्टेशनरी। नॉन पेपर में आपका पेन पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और वो सारी चीजें बेचने वाला काम आ गया। तो ये तो कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट हो गया। ये ओवरलैप करता है विद द लाइक्स ऑफ आपका लिंक और डॉम्स और प्लेयर, इन सब के साथ ये लोग ओवरलैप करते हैं। बट एक इनका इनके पास सेगमेंट है जिसमें ये लोग पब्लिशिंग का काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए स्केच बुक्स आती हैं, कलरिंग बुक्स आती हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स आती हैं। उसके बाद इनका कुछ CBSE से भी एफिलिएटेड स्कूल्स में इनका बुक छपता है। तो जैसे आप देखते होंगे
जो 6, 7, 8 तक एनसीईआरटी की बुक्स नहीं आती, वो डायरेक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ से नहीं आती, सीबीएसई के पास से नहीं आती। तो वो स्कूल वाले कोई भी पब्लिशर को पकड़ सकते हैं और उनकी बुक्स अपने स्कूल में लगा सकते हैं एज अ करिकुलम। तो वो बुक्स को बेचने का ये लोग काम करते हैं, वो उन बुक्स को पब्लिश करके मैन्युफैक्चर करने का ये लोग काम करते हैं। तो ये हाईली सीजनल बिजनेस है। तो देखो, इसमें देखो समझना क्या चीज पड़ेगा कि भाई अगर आपको स्कूल को टॉप करना है तो स्कूल को टॉप करना पड़ेगा आपको सेशन के स्टार्टिंग के अंदर। तो अगर सपोज मार्च के आसपास सेशन स्टार्ट हो रहा है, फेब्रवरी मार्च अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस टाइम आपका मेजोरिटी ऑफ द सेल आ जाएगा। अब आपने किसी एक स्कूल को टॉप कर लिया तो अब पूरा साल तो आप ही का पब्लिकेशन चलेगा वहां पर। तो पूरे साल आपको वहीं से सेल आता हुआ देखने को मिलेगा, और वो भी जनरली क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर Q1 में ही सारा का सारा सेल आ जाता है, क्योंकि Q1 में ही सारे बच्चों की आप लोग बुक्स वगैरह खरीद लेते हो। सारी की सारी स्टेशनरी जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होती है वो आप Q1 में खरीद कर रख लेते हो, फिर वो पूरा साल वो आप पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट ईयर जब आपका सेशन चेंज होता है तब फिर आप जाके फिर नया बुक खरीदते हो। तो इनका हाईली सीजनल बिजनेस कहना चाहिए हमें। तो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स इन द Q1। और यहाँ पर क्या होता है, जितना ज्यादा स्कूल टॉप करोगे, जितने ज्यादा स्कूल आपकी पब्लिकेशन वाली किताब रखेंगे अपने करिकुलम में, आपकी पब्लिकेशन वाली किताब उतनी ज्यादा बिकेगी, उतना ज्यादा बिकेगा, उतना ज्यादा आपको वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक बार जो आपने Q1 में बिजनेस अपना लिया, जो Q1 में बिजनेस आपने पकड़ लिया, वो आपका पूरा साल चलेगा। तो अगर आपका Q1 खराब रहा तो आपका पूरा साल खराब जाएगा। अगर आपने Q1 में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। तो ये चीज हमें मोटा मोटी समझने की बात है। जो बचा हुआ हमारा बिजनेस है, जो पेन पेंसिल इरेजर और नोटबुक्स वाला है, वो बाकी बाकी कंपनियों की तरह ही है कि भाई एग्जाम सीजन में थोड़ा ज्यादा बेच लोगे, बाकी सीजन में थोड़ा कम बेचोगे। जो समर वेकेशन आएगा उस टाइम पे आपका सेल थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हम इनके सेल्स के बारे में बात करें तो इनका सेल एक्चुअली तो हमें वाई वाई लेवल पे देखना ही नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें Q2 Q3 के बारे में, Q4 आप देख सकते हो, Q1 आप देख सकते हो, क्योंकि Q4 Q1 से आप वापस नए नए स्कूल के पास पहुंचना शुरू कर देते हो और उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हो कि भाई हमारी पब्लिकेशन की किताब आप अपने करिकुलम में लगा लो। चलो फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2.26% के आसपास का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। तो 2.26% के आसपास का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। और अगर पार्ट के बारे में बात करें तो -111% के आसपास का पार्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिला। मतलब पार्ट तो गायब ही हो गया, कंपनी घाटे में आ गया। बट इनका बिजनेस ही इस तरीके से चलता है, ये एक क्वार्टर में बहुत अच्छा करेंगे, बाकी पूरे साल शांत बैठे रहेंगे। क्योंकि अब आप देखो ना, बाकी Q2 Q3 Q4 में तो आपका बच्चा जाके नई किताब खरीदेगा नहीं ना, वो तो उसने सेशन के स्टार्टिंग में खरीद लिया, अब तो पूरा साल उसी उसी किताब को चलाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनका Q1 में ही आता है। Q1 Q4 ही इनका मेजोरिटी सीजनल क्वार्टर्स रहते हैं। अब देखो, इनके जैसे हमने बात करी वही दो मेन प्रोडक्ट डिवीजन है। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं कि कितना कितना रेवेन्यू कौन कौन से वाले सेगमेंट में से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें, 30% ऑफ द रेवेन्यू आता है इनके पब्लिकेशन वाले से। तो पब्लिकेशन वाला इज हाईली सीजनल, एक क्वार्टर दो क्वार्टर में काम होगा, बाकी पूरा साल वही रहेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 11% ओवर वाई लेवल का। 14% के आसपास का रेवेन्यू आता है हमारे डोमेस्टिक स्टेशनरी वाले सेगमेंट से। तो ये जो पेन पेंसिल नोटबुक्स वगैरह बेच के, स्केच बुक्स वगैरह बेच के, कलरिंग बुक्स वगैरह बेच के जो इनका रेवेन्यू आता है, वो कंट्रीब्यूट करता है 14% के आसपास का। और उसमें हमें डी ग्रोथ देखने को मिला 17% ओवर वाई वाई लेवल। और रिमेनिंग जो 56% है वो आता है हमारा एक्सपोर्ट स्टेशनरी से। एक्सपोर्ट स्टेशनरी में क्या कर रहे हो आप, यही बुक्स भी बेच रहे हो और पेन्स वगैरह, पेन पेंसिल नोटबुक्स वगैरह भी आप बाहर बेच रहे हो, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इनका बहुत ज्यादा रिलायंस है एक्सपोर्ट मार्केट पे। तो अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू सेगमेंटेशन की, डोमेस्टिक वर्सेज एक्सपोर्ट की, तो आप जितनी भी कंपनी अभी तक देखते हुए आ रहे हो सब कहती है कि हमारा डोमेस्टिक है 80%, 85%। जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी हमें देखने को मिला था वो था फ्लेयर। फ्लेयर का 56% डोमेस्टिक से आता था, 44% के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट वाले डिविजन में से आता था। इसका बिल्कुल उल्टा है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 69% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेगमेंट, और जो रिमेनिंग 31% है वो ही आ रहा है हमारा डोमेस्टिक वाले सेगमेंट में से। तो चलो, यही थी इनकी इनकी भी कहानी। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजल्ट। ये कोई भी कंसिस्टेंसी शो नहीं कर पाते, और उसके बाद उल्टी सीधी चीजें भी ये लोग करते रहते हैं कि भाई अभी हमने लैंड बेच दिया, अब लैंड बेच दिया तो उसका पैसा आ गया, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा पार्ट में ग्रोथ देखने को मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक कंपनी हमने एक्वायर कर रखा था, उसका हमने 5% स्टेक बेचा। तो जैसे हमने 5% उसका स्टेक बेचा तो वो एक महंगे वैल्यूएशन पे बेचा। तो जैसे हम अज्यूम करते हैं कि सपोज आज इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे एक कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है, जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे शार्क टैंक वाला कॉन्सेप्ट है, सेम ये लोग भी अपनाते हैं कि भाई हमने आज हमारी एक कंपनी है जिसको हमने 100 रुपए में खरीद रखा है। अब वो उसका आज जो हमने बुक्स में वैल्यू डाल रखा है वो है 100 रुपए। अब हमने उसका 5% ऑफ द स्टेक बेच दिया।
अब 5% ऑफ द स्टेक बेचा, उसका हमने ₹1000 के वैल्यूएशन पे, ₹1000 के वैल्यूएशन पे हमने 5% ऑफ द स्टेक बेच दिया। तो अब हम जो हमारा 95% ऑफ द स्टेक बचा है ना, उसको भी हम ₹1000 के वैल्यूएशन तक ले जाएँगे। तो क्या होगा, वो 5% स्टेक बेचने के बाद इनका 950 रुपए के आसपास का स्टेक बन गया। तो वो 900 ₹100 से 950 पहुँच गया। थोड़ा-सा डिफिकल्ट है समझना, बट कुल मिला के बात ये है, ये सिर्फ मतलब कोई कोई अच्छा ग्रोथ नहीं है। आपके पास एक सिक्योरिटी पड़ा था, उसका वैल्यू बढ़ गया। तो जैसे आपके घर में सोना पड़ा था, सोने का वैल्यू बढ़ गया, तो इन्होंने भी अपना प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा दिया। तो इस तरीके ये लोग थोड़े बहुत काम करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा डामाडोल सा ही बिज़नेस रहता है ये। तो चलिए, इसकी भी कहानी हो गई। इसके भी वैल्यूएशन पे बात करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आप ग्रोथ नहीं दिखाओगे, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एक्वायर नहीं करोगे, मतलब एक्वायर मतलब अपने स्कूल से ऑर्डर्स ऑर्डर्स एक्वायर नहीं करोगे, जितना ज़्यादा आपका स्कूल का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। जब तक आप वो नहीं कर पा रहे, तब तक कोई मतलब ही नहीं है आपका वैल्यूएशन निकालने का। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल कंपनी के ऊपर, कैमलिन के ऊपर। तो कैमलिन का कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं रहता, मतलब इतना कम डेटा देने वाली कंपनी बहुत ही कम होती है, और ये उनमें से एक है। फिर भी इनका देख लेते हैं, इनकी भी उतनी ही बैंड बची हुई है। इनका देखने जाए, इनका रेवेन्यू गिरा हुआ है 12% ओवर अ वाई लेवल, और हमें पैट में डिग्रोथ देखने को मिल रहा है 222% के आसपास का। तो ये तो जबरदस्त लॉस में आ गई है कंपनी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैंड बची हुई है, जैसे हमने बाकी सारी हमारी स्टेशनरी और आर्ट एंड क्राफ्ट वाली कंपनियों में देखने को मिला। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। पूरा का पूरा सेक्टर हमने एनालाइज़ कर लिया, सारी की सारी कंपनी हमने एनालाइज़ कर ली, और इसके अलावा इस सेक्टर में इससे ज़्यादा जानकारी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।